Okay, good morning, students. Today we'll be starting with Unit 2 और जो हमारा first topic है, it is microbial rennet and recombinant chymosin. Okay, so microbial rennet or recombinant chymosin these are basically the enzymes which are utilized in the manufacturing of cheese. चीज में जैसा हमने यूनिट 1 में आपको डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में कि रेनेट और काइमोजिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो ये जो आपका काइमोजिन है एंजाइम, ये ट्रेडिशनली इसको आइसोलेट किया जाता था फ्रॉम द काफ स्टमक। ओके, सो काफ स्टमक में से आइसोलेट किया जाता था, बट दैट लीड्स टू स्लॉटरिंग ऑफ सो मेनी काउज एंड काफ्स। सो इसके लिए एक ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू नया ऑल्टरनेट है जो कि निकाला गया है, दैट इज माइक्रोबियल रेनेट या फिर रिकॉम्बिनेंट काइमोजिन। मतलब बेसिकली काइमोजिन क्या है आपका, ये एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब इट क्लीव्स द प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ता है, स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करता है। तो ऐसे कुछ प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो माइक्रोब्स के थ्रू आइसोलेट किए जा सकते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स में से निकाले जा सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट किए जा सकते हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं काफ काइमोजिन को, वो कहलाएंगे आपके माइक्रोबियल रेनेट। और रिकॉम्बिनेंट काइमोजिन मतलब जो काफ के स्टमक में से जीन है विच प्रोड्यूसेस द काइमोजिन एंजाइम, उसको हम आइसोलेट करके आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करें। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, माइक्रोबियल रेनेट एंड काइमोजिन। इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक्चुअली चीज का प्रोडक्शन कैसे होता है। छोटा सा एक इसका ओवरव्यू हमें समझना है। ठीक है, जब हम चीज बनाते हैं, व्हेन वी मैन्युफैक्चर चीज, तो उसमें बहुत सारे कंट्रोल्ड प्रोसेसेस होते हैं और बेसिकली मिल्क में कोएगुलेशन होता है। जब मिल्क के प्रोटीन्स का कोएगुलेशन होता है तब हमें चीज मिलता है, और जो वे होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है? बेसिकली दो कारणों से मिल्क का कोएगुलेशन होता है। सबसे पहला क्या होता है, क्योंकि चीज हमारा फर्मेंटेड कोएगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट है, इसमें एसिड डेवलपमेंट होता है। जो स्टार्टर कल्चर आप ऐड करते हो, जैसे लैक्टोकोकस लैक्टिस हो गया, क्रिमोरिस हो गया, इनको जब आप ऐड करते हो चीज मिल्क में, देन द स्टार्टर कल्चर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे स्टार्ट ऑन डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग। As the starter culture microorganism grow, they produce acid. Specifically, they produce lactic acid. उस लैक्टिक एसिड की वजह से जो पीएच होता है आपका मिल्क के अंदर, वो रिड्यूस कर जाता है, 6.6 से अराउंड 5 के अराउंड आ जाता है। तो इसके कारण मिल्क में कोएगुलेशन होता है। दूसरा क्या होता है, जब वी आर मेकिंग द कर्ड, जब चीज कर्ड बनाते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। रेनेटिंग के टाइम पे जब हम रेनेट का कोएगुलेशन कर रहे होते हैं, रेनेट ऐड करते हैं, तो 31 डिग्री सेल्सियस पर इसको इन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से जब कर्ड की प्रोसेसिंग चल रही होती है, स्कैल्डिंग शेपिंग चलती है, देन वी इंक्रीज दी टेम्परेचर टू अराउंड 38 डिग्री सेल्सियस। और इसी तरीके से और भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि कटिंग होती है कर्ड की, स्टीयरिंग होती है, शेपिंग, मोल्डिंग। इन सब चीजों को डिपेंड करता है कि आपका चीज का जो फाइनल फ्लेवर होगा, स्मेल होगी, टेस्ट होगा, वो कैसा होगा। ठीक है, अब जो चीज आपका होता है बेसिकली उसमें राइपनिंग पीरियड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके चीज के मैन्युफैक्चरिंग में basically there are two stages in cheese production. There are two stages, manufacture and ripening. मैन्युफैक्चर में क्या क्या होता है आपका? एसिडिफिकेशन, कोएगुलेशन, डिहाइड्रेशन, शेपिंग एंड सॉल्टिंग। एसिडिफिकेशन मतलब जब आपका स्टार्टर कल्चर उसमें आप ऐड करते हो चीज मिल्क में, देन इट प्रोड्यूसेस एसिड, लैक्टिक एसिड।
कोएगुलेट, उसके रिजल्ट से क्या होता है, आपके जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं वो कोएगुलेट कर जाते हैं एंड जो वे होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है, सो दैट इज डिहाइड्रेशन। इसके बाद क्या होता है, शेपिंग की जाती है और सॉल्टिंग की जाती है, यू ऐड सम सॉल्ट and the next step is ripening. So there are two major steps in cheese production, manufacture and ripening. अब एक जनरल छोटा सा प्रोटोकॉल है चीज मैन्युफैक्चरिंग का, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन ऑफ चीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज यू हैव मिल्क, from that you will standardize it for your particular type of cheese। आपको उसमें कितना SNF चाहिए, कितना फैट चाहिए, उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, प्री ट्रीटमेंट पैस्चराइजेशन होता है, then you get the cheese milk। ठीक, now once you have got the cheese milk, उसमें आप क्या करते हैं, स्टार्टर कल्चर ऐड करते हैं। स्टार्टर कल्चर मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपके चीज को चीज बनाने में हेल्प करेंगे। दे विल प्रोड्यूस द लैक्टिक एसिड, दे विल ग्रो, मल्टीप्लाई एंड हेंस यू विल गेट द चीज। ओके, like you add the starter culture for the formation of curd, you also add the starter culture for the formation of cheese. Then adding of color is optional, CaCl2, CaCl2 because the calcium ion, they actually enhance or they motivate the coagulation of चीज। ओके, इसके बाद क्या होता है, रेनेट या फिर एसिड के थ्रू कोएगुलेशन किया जाता है। फिर चीज मिल्क में जब आप ये सब चीजें ऐड करते हो, देन यू गेट दी कोएगुलम और जेल। उस जेल को हीट करा जाता है, स्टिर किया जाता है, रेनेट के थ्रू एसिडिफिकेशन किया जाता है, कोएगुलेशन किया जाता है और इसको कट किया जाता है मल्टीपल टाइम्स। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो इसमें से वे होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है। जब आपका मिल्क में से, कोएगुलम में से वे सेपरेट हो जाता है, तब आपको जो मिलता है वो कहलाता है चीज कर्ड। ओके, नाउ चीज कर्ड में अगेन एसिडिफिकेशन होता है और स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि स्ट्रेचिंग, चेदारिंग, ये सारे स्टेप्स होते हैं। और कुछ वेराइटीज में सॉल्टिंग की जाती है। सॉल्टिंग मतलब सॉल्ट ऐड किया जाता है टू एनहांस द टेस्ट। टेस्ट को एनहांस करने के लिए यू ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दैट। ऑल्सो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस किए जाते हैं, जैसे मोल्डिंग की जाती है, प्रेसिंग की जाती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। देन यू गेट दी फ्रेश चीज। अब जब आपके पास एसिडिफिकेशन, मोल्डिंग, प्रेसिंग के बाद वे रिमूवल के बाद आपको मिलता है फ्रेश चीज। इस फ्रेश चीज को जब आप एनहांस्ड राइपनिंग करते हो, राइपनिंग मतलब रेनेट या काइमोसिन एंजाइम्स का जब इन पे एक्शन कराते हो, व्हेन यू फर्दर क्लीव्स द प्रोटीन्स टू यील्ड द अमीनो एसिड्स, देन यू गेट द मैच्योर चीज। Okay, so this is the protocol for cheese manufacturing. First you have the milk which you standardize, then you get the cheese milk. After the addition of starter culture, you get the coagulum. Then from the coagulum, you remove the whey and you get the curd. From the curd, after processing, you get fresh cheese, and after ripening, you get the mature cheese. ओके, अब ये समझते हैं कि रेनेट जो होता है, जब आप उसको मिल्क में ऐड करते हो तो उसका आपके मिल्क में क्या एक्शन होता है, वो कैसे काम करता है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मिल्क में प्रोटीन्स कौन से होते हैं। तो मिल्क में बेसिकली दो तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, केसीन और वे। ये मेजर ग्रुप हैं प्रोटीन्स के जो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। जो वे प्रोटीन होता है ये आपका सॉल्यूबल प्रोटीन होता है, जबकि जो केसिन प्रोटीन होता है ये इनसॉल्यूबल होता है, इसीलिए ये मिसिल के फॉर्म में, कोलॉइडल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मिल्क में मिसिलर फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब आपका रेनेट मिल्क में ऐड किया जाता है, रेनेट एंजाइम, तो ये
केसिन को ब्रेक करता है, तोड़ता है, डीस्टेबलाइज करता है केसिन की मिसल्स को। ये जो मिसल होती है केसिन की, एक तरीके का कोएगुलेटेड पोर्शन होता है जिसमें कि आपका केसिन प्रोटीन कोलोइडल स्टेट में मौजूद होता है। इसमें जब आप रेनेट ऐड करते हो तो इस कोएगुलेटेड स्टेट को ये डीस्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से ये सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम द वे पोर्शन। अब जो केसिन मिसल होती है ये स्फेरिकल कोलोइडल पार्टिकल होता है जिसका डायमीटर होता है लगभग 120 नैनोमीटर। ओके, एंड जो मास होता है वो होता है हर एक मिसल्स का, इट इज अबाउट 108 डाल्टन्स। केसिन मिसल्स में प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है आपका? केसिन प्रोटीन ऑब्वियसली। इसके साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन चीजें होती हैं जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ साथ माइन्यूट अमाउंट्स में मैग्नीशियम और सिट्रेट भी हो सकता है। सो बेसिकली यू हैव कैल्शियम फॉस्फेट एंड केसिन in the form of colloidal particles known as casein micelles. अब जो केसिन मिसल्स होता है ये छोटे छोटे सब मिसल्स से मिलकर बनता है। ये सब मिसल्स किसके बने हुए हैं? केसिन प्रोटीन विच आर, ये जो सब मिसल्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे से कैल्शियम फॉस्फेट के थ्रू अटैच्ड होती हैं। कोलोइडल कैल्शियम फॉस्फेट के थ्रू ये आपस में जुड़कर एक बड़ी केसिन मिसल्स बनाती हैं और सरफेस पे प्रोट्यूड जो आपको ये हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, these are the हाइड्रोफिलिक कापा केसिन। देखो केसिन में जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है वो इस मिसल्स के इंटीरियर में दबा रहता है और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है इट प्रोट्यूड्स आउट, ये बाहर की तरफ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर की तरफ फॉर्म होता है, प्रेजेंट होता है और ये स्टेबलाइज करता है केसिन के मिसल्स को। Hydrophilic C-terminal region of kappa casein protrudes from the surface, creating hairy-like stabilization and hairy-like structure. So basically, this is kappa protein is stabilizing these micelles. क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। ओके, सो दिस मेक्स द मिसल ओवरऑल soluble in the milk. अब जब आप एंजाइमेटिकली कोएगुलेट करते हो मिल्क को रेनेट एंजाइम के थ्रू, तो ये दो फेजेस में होता है। दो फेजेस में कैसे होता है? सबसे पहले जो रेनेट में एंजाइम होता है, प्रोटीनेजेस होते हैं, वो कापा केसिन को हाइड्रोलाइज करते हैं। जब कापा केसिन को हाइड्रोलाइज कर देते हैं, कापा केसिन मतलब ये बाहर जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर है, जब इसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो आपका जो केसिन मिसल्स होता है वो टूटने लगता है पैरा केसिन मिसल्स में। ठीक है, ये पैरा केसिन मिसल्स जो होते हैं ये सॉल्युबल नहीं होते और ये एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं। एग्रीगेट मतलब कोएगुलेशन बना लेते हैं। ये दीज आर नो लॉन्गर सॉल्युबल इन मिल्क और कैल्शियम की प्रेजेंस में ये कोएगुलेट कर जाते हैं, मिल्क में सॉल्युबल नहीं रहते। जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है कापा केसिन लेयर की तो इसको कहा जाता है प्राइमरी फेज ऑफ रेनेट कोएगुलेशन। और जो एग्रीगेशन होता है पैराकेसिन मिसल्स का इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, hydrolysis is the primary step or the primary phase and aggregation of paracasein micelles in the presence of calcium is called the secondary phase of rennet coagulation of milk. तो आप ये देखो केसिन मिसल है, इसमें रेनेट एंजाइम जब ऐड होता है तो ये इसको ब्रेक कर देता है और क्या फॉर्म होता है? पैरा कापा केसिन जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। ये आपका हो गया प्राइमरी स्टेज। अब जो पैरा कापा केसिन होता है ये कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में इसका एग्रीगेशन हो जाता है या कोएगुलेट कर जाता है, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी फेज।
जो आपका कापा केसिन मॉलिक्यूल होता है जिसे रेनेट ब्रेक करता है, उसमें टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं? 169 अमीनो एसिड। और जो रेनेट एंजाइम होता है ये स्पेशली कौन से पोजीशन पे ब्रेक करता है? It specifically breaks this kappa casein at the position 105 and 106, that is between the phenylalanine and methionine. ये जिस पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है वो पेप्टाइड बॉन्ड है फिनाइलएलानिन और मिथ्योनिन एट द पोजीशन 105 एंड 106। जब ये तोड़ता है तो दो चीजें फॉर्म होती हैं। एक तो मैंने आपको बताया पैरा कापा केसिन, ठीक है। पैरा कापा केसिन वो पोर्शन है जो आपके चीज कर्ड में जाएगा, कोएगुलम में जाएगा। इसके साथ साथ एक दूसरा सॉल्यूबल पोर्शन बनता है जो कि होता है ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड, which is from the amino acid number 106 to 169। पैरा कापा केसिन में अमीनो एसिड होते हैं 1 to 105 और जो 1 to 105 आपका पैरा कापा केसिन है अमीनो एसिड। एंड द अदर पोर्शन जो 105 के आगे 106 से 169 जो पोर्शन होता है वो आपका पोलर अमीनो एसिड का बना होता है जो कि सॉल्यूबल होता है और वो वे में सॉल्यूबल होके रिमूव हो जाता है। दिस पोर्शन इज नोन एज ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। Okay, so this is hydrophilic glycomacropeptides, okay, which are soluble. They go into the whey, whereas the para kappa casein they go into the cheese coagulum. So this is the primary phase. This is the secondary phase. Rennet breaks the enzyme casein at the position 105 and 106. It breaks the peptide bond between these two amino acids. जो दो पोर्शन बने उनका नाम है पैरा कापा केसिन और ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। पैरा कापा केसिन चीज कर्ड में जाएगा, ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड जाएगा वे में। इट विल नॉट गो इनटू द चीज कर्ड। अब जो आपको पढ़ना है दैट इज माइक्रोबियल रेनेट। ओके, सो माइक्रोबियल रेनेट क्या होता है? बहुत सारे ऐसे माइक्रो एंजाइम्स होते हैं, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिल्क को कोएगुलेट या क्लॉट करने के लिए एंजाइम्स बनाते हैं, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ few of the microorganism providing successful as rennet substitute may appear from the fact that they play an important part during the manufacture of cheese, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट माइक्रोबियल एंजाइम्स जो होते हैं उनकी रेंज ऑफ एक्टिविटी होती है, डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होता है, डिफरेंट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होता है। तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियल और जो फंगल कल्चर हैं उन्हें स्टडी किया गया है टू सी इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम्स वो बना रहे हैं जिनमें प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी है। Okay, now the milk clotting enzymes from bacteria like Streptococcus caecophyscens, Micrococcus caseolithicus, Bacillus cereus, Bacillus polymyxa, Bacillus mesentericus, Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, these all have been used as coagulating enzymes. Okay, मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम्स जो कि फंजाई से चीज मेकिंग में यूज हुए हैं उसके एग्जांपल्स हैं एस्परजिलस नाइजेलेंस, एस्परजिलस गैलिकस एंड सिंसेफिलास्ट्रम रेसिमोसम and Cladosporium herbaceum. These are certain examples of the fungal species which are used for the milk coagulating enzymes, and these are the examples of the bacteria which are used for isolating of milk clotting enzymes. तो microbial rennet मतलब वो enzymes या proteolytic enzymes जो different microorganisms से isolate किए गए हैं for their use in cheese manufacturing. Various strains of these organisms behave differently. Therefore, चीज जब बना रहे होते हैं उन लोगों को ये डिसाइड करना होता है
कि which type of rennet or which type of microbial rennet they will use according to the cheese variety they want to produce. The activity of various microbial rennet varies according to the pH and enzyme system. फॉर एग्जाम्पल एक आपका प्रोटीज मतलब प्रोटीन जो प्रोटीन को तोड़े प्रोटीज एंजाइम फ्रॉम म्यूकर में ही कोएगुलेट करता है, ये कोएगुलेट करता है और डिग्रेड करता है केजिन को। पीएच इसकी रेंज होती है 5.5 to 7, लेकिन फिर भी इसके थ्रू जो चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कड़वाहट आती है, बिटरनेस आती है। ओके लेकिन बिटरनेस जो आती है वो कम आती है। बिटरनेस इज लेस इन केस ऑफ द प्रोटीज एंजाइम फ्रॉम म्यूकर में ही। इसी तरीके से ये जो एंजाइम होता है ये सेंसिटिव होता है इन द रीजन 37 to 45 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस एंजाइम्स को काफी सारे चीज वैरायटी को बनाने के लिए सक्सेसफुली यूज किया जा चुका है। इसी तरीके से म्यूकर पुसिलस में से जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है माइक्रोबियल रेनेट की तरह वो भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटियोलिटिक एक्शन होता है और इसमें जब कैल्शियम आयन अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्लॉटिंग टाइम भी डिक्रीज कर जाता है। एन इंक्रीज इन द कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन मिल्क डिक्रीजेस द क्लॉटिंग टाइम। अगर कैल्शियम ज्यादा प्रेजेंट होगा तो जल्दी से कोएगुलेशन हो जाता है। लेकिन इस एंजाइम की जो म्यूकर पुसिलस है इस एंजाइम की एक्टिविटी पीएच पर डिपेंड नहीं करती। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है, दिस एक्सट्रैक्ट गिव्स अस हार्ड कर्ड। इससे हमें हार्ड कर्ड्स मिलता है क्योंकि प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी काफी ज्यादा है। डिफरेंट पोर्शंस पर ये केसिन प्रोटीन को कट कर देता है और काफी ज्यादा प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होने की वजह से जो चीज कर्ड हमें मिलता है वो हार्ड हो जाता है और उसमें से जो फैट होता है वो भी लॉस हो जाता है वे में, जिसकी वजह से जो चीज की यील्ड है वो हमें कम मिलती है। इसीलिए इस एंजाइम को दूसरे एंजाइम्स के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है। The enzyme extracted from Endothea parasitica is more caseolytic than those from Mucor species or calf rennet and tends to produce more bitter flavor in high moisture cheese. अब next आपका आता है recombinant chymosin. So recombinant chymosin इसका थोड़ा सा idea I have already given in unit 1, but we will see it again. अब जो माइक्रोबियल रेनेट आपने बहुत सारे अभी पढ़े, प्लांट ओरिजिन से भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होते हैं। इसमें क्या होता है जब आप चीज बनाते हो तो वो सर्टेनली उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं जो आप काफ रेनेट से चीज अगर बनाओगे, और यील्ड, टेक्सचर, फ्लेवर सब अलग हो जाता है अगर आप कंपेयर करोगे काफ रेनेट से। ठीक है, they are not suitable for long ripening cheeses as they have a different range of non-specific activities than chymosin, और इसीलिए जो माइक्रोबियल रेनेट होता है उससे सही तरीके से फ्लेवर नहीं मिलता है अगर राइपनिंग पीरियड आपको प्रोलॉन्ग रखना है। What does this mean? इसका मतलब ये है कि जो अभी मैंने आपको माइक्रोबियल रेनेट पढ़ाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और फंगल स्पीशीज जो बताए हैं, जिसमें से मिल्क कोएगुलेटिंग एंजाइम्स आइसोलेट करके अभी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके साथ ये लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन तो ये है कि जो हम इनसे चीज बनाते हैं माइक्रोबियल रेनेट से, उसका फ्लेवर, टेक्सचर काफी अलग होता है काफ रेनेट से बनाए गए चीज में। दूसरा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर लॉन्ग राइपनिंग पीरियड है, राइपनिंग अगर टाइम ज्यादा है किसी चीज वैरायटी के लिए, तो जो माइक्रोबियल रेनेट होता है उसमें नॉन स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं। मतलब वो केसिन को भी ब्रेक करेगा और भी प्रोटीन्स को ब्रेक कर सकता है और ज्यादा प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी शो कर सकता है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड राइपनिंग पे चीज में ठीक से फ्लेवर, अच्छा फ्लेवर नहीं आता।
तो इसीलिए जो रिकॉम्बिनेंट रेनेट या काइमोसिन है उसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बना सकते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट काइमोसिन कैसे बनाया जाता है? इसमें क्या होता है, बोवाइन काइमोसिन का जो जीन होता है उसे आप क्लोन कर लेते हो किसी भी एक प्रोडक्शन स्ट्रेन में, और जो एंजाइम जो होता है वो आगे फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है। That is, you will isolate the gene producing the chymosin from the calf. You will insert it into the some host, and then you will utilize that host in the biofermenters or bioreactors to multiply and produce the chymosin enzyme. वहां से you isolate the chymosin enzyme for the production of cheese. This enzyme can be isolated and used in cheese making as a coagulant, having properties similar to that of calf rennet. और जो आप एंजाइम यूज करोगे, आइसोलेट करोगे इस तरीके से आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी उस एंजाइम्स की काफ रेनेट के जैसे ही। काफी सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जा चुके हैं सक्सेसफुली बनाने के लिए काफ रेनेट को, रिकॉम्बिनेंट काइमोसिन को। ठीक है, जैसे कि इकोलाई हो गया, क्लोवेरोमाइसिस लेक्टिस हो गया, एस्परजिलस नाइगर हो गया, these all have been successfully used for the production of calf rennet. In addition to the benefit that such chymosin can be produced in large-scale fermenter at low cost, recombinant and highly pure chymosin also has some other advantages such as specific low proteolytic activity, predictable coagulation behavior, and vegetarian approval. So this is the recombinant chymosin technology, where you are isolating the calf gene, producing the chymosin enzyme or rennet enzyme. Then you take the cells having that DNA or the gene. From that you isolate the chymosin gene and you insert it into the suitable plasmid host. This plasmid is inserted into the suitable host, which upon the biofermentations and in the bioreactors at the large scale, they produce the chymosin enzymes, which can be isolated, purified, and they can be marketed for the production of cheese. So this is all about the microbial rennet and recombinant chymosin.